हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज फिर मैं आपको डराने के लिए भूतों की कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार दत्ता है। मैं कर्नाटक में रहता हूं। आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। ये बात तब की है जब कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी। मैं तब बहुत खुश था। ये बात करीब 7-8 साल पहले की है। तो जॉब लगने के बाद मुझे घर लौटने में देर रात हो जाया करती थी। तो ठीक इसी तरह एक रात मैं घर वापस आ रहा था। आपको बता दूं कि जिस रास्ते से मैं घर आता था वो पूरा रास्ता घने जंगल के बीच से निकलता था। इसीलिए रात के वक्त उस रास्ते से आने जाने में एक अजीब सा डर बना रहता था। लेकिन और कोई रास्ता ना होने से मुझे उसी रास्ते से जाना पड़ता था। तो उस रात जब मैं अपने घर वापस लौट रहा था तो रास्ते पर एक जगह मेरी बाइक अचानक ही खराब हो गई। बाइक के बंद होते ही रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा हो गया। उस वक्त रास्ता भी बिल्कुल खाली था। मेरे अलावा और कोई गाड़ी या इंसान रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश में ही लगा था कि तभी अचानक एक आदमी मेरे सामने आ गया। एकदम से उसे देखकर मैं घबरा सा गया। तभी वो आदमी बोला, क्या हुआ, यहां क्यों खड़े हो? उसका जवाब देते हुए मैंने उससे कहा कि मेरी बाइक खराब हो गई है, बस उसे ही चालू करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि यहां से तुरंत चले जाओ, वरना वो मेरी तरह तुम्हें भी मार देगा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम बोल रहे हो कि तुम मर चुके हो? तो फिर तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो और किसने तुम्हें मार दिया है? मेरी बातें सुनकर उसने बस इतना ही कहा, चले जाओ, वो आ रहा है। और इतना कहकर पलक झपकते ही वो आदमी गायब हो गया। वो देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा थी। कि तभी मुझे मेरे पीछे से एक बहुत ही भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मेरे पीछे मुझसे लगभग 15-20 कदम की दूरी पर एक आदमी खड़ा था जिसका सर नहीं था और उसने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी। और अगले ही पल वो सरकटा पिशाच मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख मैं बाइक वहीं फेंक तेजी से भागने लगा। भागते हुए मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी वो सरकटा पिशाच मेरे सामने आ गया। वो देखकर डर के मारे मैं रोने लगा और तभी उस बिना सिर वाले पिशाच ने मेरी गर्दन पकड़ ली और वो कुल्हाड़ी का वार मेरी गर्दन पर करने ही वाला था कि तभी वही पहला आदमी जिसने मुझे वहां से भाग जाने को कहा था वो अचानक वहां प्रकट हो गया और उसने उस पिशाच को जोर से धक्का देकर मुझसे दूर कर दिया और मुझसे बोला कि जल्दी से भाग जाओ यहां से, मैं ज्यादा देर तक इसे काबू नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मैं पूरी ताकत से भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली और हाँफते हुए मैंने भगवान को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम शेखर मिश्रा है।
मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं, यह सब मेरी मां के साथ करीब 4 साल पहले हुआ था। दरअसल एक रात मेरी मां की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो नाना जी ने कहा कि इसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हम सब मेरी मां को लेकर हॉस्पिटल निकल पड़े। कार में मैं, मेरी मां और नाना जी ही थे। मैं कार चला रहा था और नाना जी बगल वाली सीट पर बैठे थे और मेरी मां पीछे वाली सीट पर लेटी थी। हम बस जल्द से जल्द मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहते थे। उस रात हल्की बारिश भी हो रही थी, तो रास्ता बिल्कुल खाली था। मैं कार भगाता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी नाना जी जोर से चौंक गए। वो देखकर मैं भी घबरा गया। तभी नाना जी ने कहा कि बेटा, कार को और तेज चलाओ और बीच में कहीं पर भी मत रोकना। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या बात है नाना, आप इतना डरे क्यों हुए हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा, इस वक्त ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। तुम बस रास्ते पर ध्यान दो और कोई भी रास्ते के सामने आ जाए पर तुम कार मत रोकना। उस वक्त नाना जी की बातें मुझे बहुत ही अजीब लगी, लेकिन फिर आगे मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप कार चलाने लगा। लेकिन तभी मुझे रास्ते के बीच एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने 2-3 बार हॉर्न दिया, पर जब वो औरत रास्ते से नहीं हटी तो मैं कार धीमे करने लगा, जिस पर नाना जी ने चिल्लाते हुए कहा कि कार धीमे मत कर। नाना जी की इस बात को टोकते हुए मैंने कहा, अरे नाना जी, अगर मैं कार धीमे नहीं करूंगा तो कार उस औरत को कुचल देगी और वो मर जाएगी। तो इस पर नाना जी ने गुस्से से कहा कि अगर वो जिंदा होगी तभी तो मरेगी। तुम कार को और तेज चलाओ और उस औरत को भूल जाओ। वैसे नाना जी की जगह कोई और होता तो शायद मैं उसकी बात नहीं सुनता, पर नाना जी बहुत ही समझदार आदमी थे। मुझे पता था कि वो बिना वजह के मुझे ऐसा करने को नहीं बोलेंगे। तो मैंने कार की स्पीड को वापस तेज कर दिया और तब मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। मैंने देखा तेज रफ्तार कार उस औरत के आर पार होकर आगे निकल गई और जब मैंने साइड मिरर में पीछे देखा तो वो औरत ठीक वैसे ही उसी जगह पर सही सलामत खड़ी थी। वो देखकर डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने लड़खड़ाती आवाज में नाना जी से पूछा कि वो औरत कौन थी? तो नाना जी ने मेरा जवाब देते हुए बस इतना ही कहा कि वो डायन है। फिर इसके बाद मैं एकदम शांत हो गया। डर से मैं अब भी कांप रहा था, लेकिन कुछ और पूछने की मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी। कुछ देर में हम हॉस्पिटल पहुंच गए और मां को हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया। लेकिन थोड़ी ही देर में हमें पता चला कि मां की मौत हो गई है। वो सुनकर मैं जोर जोर से रोने बिलखने लगा। तब नाना जी ने मुझे संभालते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता था कि अब ये नहीं बचेगी। तो इस पर मैंने नाना जी से कहा कि ये आप क्या बोल रहे हो, आपको कैसे पता था? तो उन्होंने बताया कि वो डायन तेरी मां की आत्मा को अपने साथ ले जाने आई थी। आगे नाना जी ने बताया कि जब किसी की मौत आनी होती है तब ये डायनें उसके आसपास भटकने लगती हैं, ताकि उसकी मौत होते ही वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जा सकें। इसीलिए मृत व्यक्ति के शव के पास आग जलाकर रखी जाती है, ताकि कोई बुरी आत्मा उसके शरीर पर कब्जा ना कर सके और कोई डायन उसकी आत्मा को अपने साथ ना ले जा पाए।
वो डायन तेरी माँ की आत्मा को अपने साथ ले गई है। नाना जी की बातें सुनकर मैं बुरी तरह से रोने लगा और अपनी माँ की लाश को पकड़कर जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा। फिर उसके कुछ दिनों बाद सपने में मुझे मेरी माँ की आत्मा दिखी और उन्होंने कहा कि तू परेशान मत हो, मैं भी डायन बन चुकी हूं और डायनों के साथ रहती हूं। अब मैं हमेशा तुझे हर मुसीबत से बचाऊंगी। और इतने में ही मेरी आंख खुल गई। फिर इसके बाद यकीन मानिए मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, मगर वो अचानक से अपने आप ही खत्म हो गई। मेरी माँ मरने के बाद भी उनकी आत्मा मुझे हमेशा हर मुसीबत से बचा लेती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरी माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सुजीत पटेल है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 3 साल पहले की है। तब मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया था। उस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट 3rd फ्लोर पर था। जब मैंने वो फ्लैट लिया था तब उस बिल्डिंग पर गिने चुने लोग ही रहते थे। जिस दिन मैं वहां पर शिफ्ट हुआ तब बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा था। खैर, फ्लैट में सारा सामान सेट करने के बाद मैं टीवी देखने बैठ गया। मैं टीवी देख ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतनी जोर का था कि कुछ देर के लिए तो मेरे कान सुन्न पड़ गए। फिर जब मैंने उठकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने चिल्लाकर कहा कि कौन है यहां, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर रात में जब मैं सोने के लिए लेटा तो कुछ देर बाद मुझे छन छन की आवाज सुनाई देने लगी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि कोई पायल पहनकर पैर पटकता हुआ चल रहा हो। मैंने उठकर फ्लैट में हर तरफ देखा पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया और अब वो आवाज आना भी बंद हो चुकी थी। तो मैं वापस सोने के लिए लेट गया। फिर मेरी आंख लगी ही थी कि तभी किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया। वो सुनकर मैं तुरंत उठकर बैठ गया तो मैंने देखा दरवाजे पर एक काली सी परछाई खड़ी थी और मेरे उसे देखते ही वो एकदम से गायब हो गई। वो देखकर मैं बहुत घबरा गया और डरा सहमा चुपचाप बैठा ही रहा। फिर बैठे बैठे ही कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सोते हुए मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि एक काला साया मेरा गला दबा रहा है। वो देखकर मैं एकदम से जाग गया और तब मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन पर तेज दर्द हो रहा था। मैंने उठकर शीशे में देखा तो मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, यानी कि सच में कोई मेरा गला दबा रहा था। वो सपना इतना रियल था कि मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए थे। अब मुझ में 1 मिनट भी उस फ्लैट में रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। तो मैं रात में ही उस फ्लैट को छोड़कर चला गया और अगले दिन ही मैंने अपना सारा सामान एक दूसरी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा लिया। बाद में मुझे पता चला कि जिस फ्लैट में मेरे साथ ये वाकया पेश आया था वहां पर बहुत पहले एक औरत ने खुद को जलाकर सुसाइड किया था। तब से उसकी आत्मा उस फ्लैट में भटकती रहती है और वहां पर जो भी रहने के लिए जाता है वो उसे परेशान करती है। और तो और कई लोगों पर तो उसने जानलेवा हमले भी किए हैं। ये सब जानने के बाद मुझे उस बिल्डिंग के मालिक पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे बहुत फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब मुझे ये बात समझ में आई कि बिना जांच पड़ताल किए किसी भी घर या फ्लैट में रहने के लिए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है।
तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अनिल है। ये मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे चाचा बताते हैं कि यह बात आज से तकरीबन 6 साल पहले की है, जब एक दिन मेरे चाचा सुबह होते ही अपने दोस्त के घर के लिए निकले। उस वक्त सुबह के करीब 6 बज रहे थे। इतनी सुबह चाचा को घर से बाहर जाता देख घर वालों ने पूछा तो चाचा ने बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरे दोस्त तरुण का फोन आया था। उसने बताया कि रात को अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से उसके पिता का देहांत हो गया है। 8 बजे तक वो लोग दाह संस्कार के लिए निकलेंगे। रास्ता लंबा है, इसीलिए मैं अभी घर से निकल रहा हूं। ये बोलकर चाचा बाइक से घर से निकल गए। करीब 7:30 बजे तक वो अपने दोस्त के घर पहुंच गए। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी और परिवार में मातम का माहौल था। चाचा से मिलने पर उनका दोस्त जोर जोर से रोने बिलखने लगा, मगर चाचा ने उसे गले लगाते हुए संभाला। फिर कुछ ही समय में दोस्त के पिता के मृत शरीर को ट्रैक्टर में पीछे ट्राली में लिटाया गया और सभी लोग शमशान घाट के लिए निकले। फिर चाचा भी ट्रैक्टर के पीछे अपनी बाइक से निकले। अब तक वो लोग आधा रास्ता पार कर चुके थे और कुछ ही किलोमीटर बाद शमशान घाट पहुंचने वाले थे। बाइक चलाते हुए चाचा की नज़र उनके दोस्त के पिता के मृत शरीर पर पड़ी। चाचा बताते हैं कि तब मैंने जो देखा वो देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और बाइक चलाते हुए मेरे पूरे शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया। चाचा ने देखा कि अचानक उनके दोस्त के मृत पिता की आंखें खुली और वो गुस्से से चाचा को घूरने लगे। वो देखना ही था कि चाचा की मरड़तौल चीख निकल गई और उनका बाइक से बैलेंस बिगड़ गया और बाइक के साथ चाचा भी रास्ते पर घिसटते हुए काफी दूर जाकर गिरे और वहीं बेहोश हो गए। फिर जब उनकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थे। उन्हें बहुत गहरी चोटें आई थी और उनका शरीर बुरी तरह से छिला हुआ था। डॉक्टर से पूछने पर उन्हें पता चला कि उनके दोस्त ने ही एम्बुलेंस को कॉल किया था। आगे डॉक्टर ने उनसे कहा कि आज आप हॉस्पिटल में ही रुककर बेड रेस्ट करिए। आपके घाव गहरे हैं, ऐसे में आपका चलना फिरना सही नहीं है। लेकिन चाचा ने कहा कि नहीं, मुझे घर जाना है, मैं घर पर ही बेड रेस्ट करूंगा। डॉक्टर से बोलकर चाचा ने अपने भाई को कॉल करके उसे सारी बात बताई और उसे एक कार बुक करके सीधा उन्हें घर छोड़ने को कहा। चाचा के भाई यानी कि मेरे पापा फौरन एक कार बुक करके चाचा को हॉस्पिटल से घर ले आए। उसी रात जब चाचा अपने कमरे में सो रहे थे तभी उन्हें उनका शरीर बहुत भारी लगने लगा। हड़बड़ाकर चाचा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त तरुण के पिता उनके ऊपर बैठे थे, जो कि दिखने में इतने भयानक थे कि उन्हें देखकर चाचा के रोंगटे खड़े हो गए। चाचा के दोस्त तरुण के मरे हुए पिता का शरीर जला हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थी और चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफेद खोपड़ी की तरह। वो देखकर चाचा चीखने चिल्लाने लगे कि तभी तरुण के पिता के प्रेत ने उनकी गर्दन पकड़ ली और वो उनका गला दबाने लगा। चाचा की आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग गए और उनके कमरे की तरफ भागे। लेकिन जब परिवार के लोग चाचा के कमरे में पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। सभी ने देखा कि चाचा बेड पर लेटे लेटे जोर जोर से सांसें खींच रहे थे और उनका हाथ उनके सीने पर रखा हुआ था। वो देखकर मेरे पापा
यानी चाचा के भैया समझ गए कि चाचा को हार्ट अटैक आया है। पापा फौरन चाचा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और उन्हें एडमिट करवाया। खुशकिस्मती से चाचा की जान बच गई। डॉक्टर ने पापा को बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप इन्हें वक्त रहते यहाँ ले आए, वरना अगर आप इन्हें लाने में लेट कर देते तो इनकी जान भी जा सकती थी। फिर पापा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं, ये अब ठीक हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। पापा चाचा को लेकर घर आ ही रहे थे कि तभी चाचा ने पापा को सारी बात बताई। चाचा की सारी बातें सुनकर पापा भी सत्ते में आ गए और घर ना जाकर पापा चाचा को एक पीर बाबा के पास लेकर गए और पापा ने पीर बाबा को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर पीर बाबा ने बताया कि वो आदमी मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया है और वो प्रेत तुम्हारे भाई के पीछे लग चुका है और वो इन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता है। पीर बाबा की बात सुनकर चाचा और पापा दोनों जन काफी डर गए और पापा ने पीर बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बाबा, मेरे भाई को बचा लीजिए। तो पीर बाबा ने एक ताबीज निकाला और चाचा की गर्दन पर डालते हुए कहा कि इस ताबीज को कभी अपनी गर्दन से अलग मत करना, कम से कम 6 महीने तो नहीं। और फिर पीर बाबा ने एक पानी से भरी बोतल निकालकर उसमें कुछ मंत्र पढ़े और फिर पीर बाबा ने कहा कि इस पानी को पूरे घर में डाल देना, फिर वो प्रेत तुम्हारे घर कभी नहीं आएगा। फिर पीर बाबा ने कई सारे ताबीज बाबा को देते हुए कहा कि अपने साथ साथ परिवार के सभी लोगों को ये ताबीज पहना देना। जब तक ये ताबीज तुम लोगों की गर्दन पर रहेगा तब तक वो प्रेत चाहकर भी तुम लोगों के करीब नहीं आ पाएगा। पीर बाबा के कहे अनुसार पापा ने ठीक वैसा ही किया। खैर, फिर कभी उस प्रेत से चाचा का सामना तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब चाचा उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम संजीव है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं देर रात हाईवे से होता हुआ अपने मामा के घर जा रहा था। उन दिनों सर्दियों का समय चल रहा था, इसीलिए बाइक से होने के कारण मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। उस वक्त रात के करीब 10:30 बज रहे थे। मामा के घर पहुंचने में अभी भी मुझे लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। हाईवे पर 1 किलोमीटर और आगे जाने के बाद मैं एक छोटे से रास्ते की तरफ मुड़ा। उस रास्ते से होकर ही मुझे मामा के घर पहुंचना था। मैं उस रास्ते की तरफ मुड़ा ही था कि तभी मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर एक औरत थी जो मेरे पास आकर बोली कि भैया, मुझे भी आगे तक चलना है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उस औरत की बात पर मैंने हैरानी से उससे पूछा कि मगर तुम इतनी रात गए इधर हाईवे के पास क्या कर रही हो? तो मेरी इस बात पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मुझे उस रास्ते से जाना ही था, तो मैंने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया और आगे बढ़ गया। रास्ते पर उस औरत ने मुझसे कोई बात नहीं की और मैंने भी उससे कोई बात करना ठीक नहीं समझा। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उस औरत ने कहा कि मुझे यहीं उतार दो। इस बार उस औरत की आवाज़ काफ़ी बदली हुई थी। इस बार उसकी आवाज़
काफी भारी थे। लेकिन फिर जब मेरी नजर रास्ते पर चारों ओर गई तो मुझे वहां पर एक भी घर नजर नहीं आया। तो मैंने उस औरत से कहा कि आपको जहां भी जाना हो मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगा। यहां पर तो कोई घर भी नहीं है, आप कहाँ जाओगे? तो मेरी इस बात पर उस औरत ने गुस्से से कहा कि मैंने कहा ना, मुझे यहीं उतार दो। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि ऐसा लगा उसने नहीं, किसी आदमी ने मुझसे ऐसा कहा हो। मैंने रास्ते के किनारे बाइक रोक दी। वो औरत वहीं उतर गई और रास्ते पर बीचों बीच आगे चलने लगी। वो काफी अजीब तरीके से चल रही थी। वो रास्ते पर कभी दाईं ओर जाती तो कभी बाईं ओर। वो देखकर मुझे लगा शायद ये नशे में है। तो मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं वहां से निकलने को हुआ ही था कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी जो कि पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये औरत नहीं बल्कि औरत के वेश में कोई चुड़ैल है। डर के मारे मेरा पूरा शरीर जम गया और मैं बाइक को यू टर्न लेकर वहां से भागने ही वाला था कि मुझे मेरे पीछे से एक आवाज आई, तुझे मेरे पैर नहीं देखने चाहिए थे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और चीखते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख मैं भी बाइक लेकर वहां से तेजी से निकला। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो चुड़ैल गाड़ी की रफ्तार से मेरा पीछा करते हुए हवा में तैर रही थी। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाते हुए बाइक की स्पीड को बेहद तेज कर दिया। लेकिन वो चुड़ैल मेरा तब तक पीछा करती रही जब तक कि मैं हाईवे तक नहीं पहुंच गया। हाईवे पर पहुंचने पर मैंने देखा वो चुड़ैल अचानक से गायब हो गई और मैं भी बिना रुके सीधा अपने घर की तरफ निकला। तकरीबन 4 बजे तक मैं अपने घर पहुंच गया और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे इतना घबराया हुआ देखकर सबने पूछा। तो मैंने घर वालों को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए और अगले ही दिन मैं एक पंडित जी से मिला और उनको सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उन पंडित जी ने कहा कि वो एक छलावा था, लेकिन तुम्हारे सितारे इतने मजबूत हैं कि वो छलावा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सका। फिर पंडित जी ने मेरे गले में एक माला पहनाया और कहा कि इसे कभी मत उतारना, ये बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने रात में सफ़र करना बिल्कुल बंद कर दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम शैलेश है, मैं पठानकोट में रहता हूँ। मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बात करीब 4 साल पहले की है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रात मैं घर पर अकेला था। मेरी माँ मायके गई थी और पापा बाहर नौकरी करते थे। तो उस रात मैंने टीवी में देर रात तक हॉरर मूवीज देखी और जब नींद आने लगी तो टीवी बंद करके बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया और कुछ देर में ही मुझे नींद भी आ गई। फिर करीब 2 घंटे बाद कोई घर की डोरबेल बजाने लगा तो मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। तभी उसने मुझसे कहा कि हाय, मेरा नाम मानसी है।
मेरा घर पास में ही है, मगर बाहर बारिश हो रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बारिश बंद होने तक आपके घर पर रुक जाऊं। मैंने बाहर देखा तो सच में बारिश हो रही थी। तो मैंने उस लड़की को अंदर बुला लिया। हम दोनों हॉल में आकर बैठ गए। कुछ देर तक तो हम दोनों चुपचाप बैठे रहे और बस इधर उधर देखते रहे। लेकिन फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि आप चाय कॉफी कुछ पियोगे? मैं बना कर लाता हूं। तो उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, इट्स ओके, आप परेशान मत होइए। तो मैंने कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है, आप बैठिए, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूं। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और मैं उसे देखता हुआ किचन में आ गया। करीब 5 मिनट में कॉफी बनाकर मैं कॉफी लेकर हॉल में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था। मैंने पूरे घर में उस लड़की को ढूंढ लिया, मगर अजीब बात थी कि वो मुझे कहीं नहीं मिली। खैर, अगले दिन मैं कॉलेज चला गया और जब मैं रात में घर आया तो आते ही मैंने टीवी चालू कर ली। मैं टीवी देख ही रहा था कि फिर से घर की डोरबेल बजी। अब तक मैं उस लड़की को भूल चुका था। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर वही लड़की खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि सॉरी, कल रात मुझे एक जरूरी कॉल आ गया था तो मुझे तुरंत ही जाना पड़ा। मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन मन ही मन मेरे दिमाग में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बंद दरवाजे को बिना खोले ये लड़की घर से बाहर कैसे चली गई। लेकिन मैंने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा। बातों बातों में ही मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा उसके हाथ में एक डिब्बा था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, कल आपने मेरी मदद की थी, इसीलिए अपने हाथों से मिठाई बनाकर आपके लिए लाई हूं। फिर उसने वो मिठाई का डिब्बा मुझे दे दिया। जब मैंने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा तो उसने कहा कि आज उसे कुछ जरूरी काम है तो वो कल आएगी। मैंने भी उसे बाय बोला और दरवाजा बंद करके कमरे में आकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते हुए ही मैंने मिठाई का डिब्बा खोला, लेकिन टीवी देखने के चक्कर में मिठाई खाना भूल गया और मिठाई का खुला हुआ डिब्बा टेबल पर ही रखा रहा। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मेरी नज़र टेबल पर रखी मिठाई पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वो मिठाइयां जले हुए कोयले की तरह काली पड़ चुकी थी। मैंने तुरंत उन्हें घर से बाहर ले जाकर फेंक दिया और कॉलेज चला गया। रात में जब मैं घर आया तो वो लड़की घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी, लेकिन आज वो काफी सज संवर कर आई थी। उसके बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे। उस लड़की को देखकर मुझे उसकी दी हुई वो खराब मिठाइयां याद आ गई और मैं उसके पास जाकर उस पर चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे खराब मिठाइयां क्यों दी थी। मेरी बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से से बोली कि इसका मतलब तूने वो मिठाइयां नहीं खाई। फिर मैंने भी गुस्से से कहा, हाँ नहीं खाई, और ये कैसा तरीका है तुम्हारा बात करने का। मेरे इतना कहते ही उस लड़की ने कहा कि तरीका तो तू अब देखेगा मेरा। और इतना कहते ही उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरे देखते ही देखते वो लड़की अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। वो देखकर डर से मेरा पूरा शरीर जाम हो गया। तभी उस लड़की ने कहा कि मैं डायन हूं, तुझे वो मिठाइयां खिलाकर अपने वश में करना चाहती थी, मगर तूने वो मिठाइयां नहीं खाई और मेरे जाल में फंसने से बच गया।
लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते ही उस डायन ने मेरा सर दरवाजे पर पटक दिया। दरवाजे पर सर टकराते ही मैं नीचे गिर पड़ा और वो डायन मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई और मेरा गला दबाने लगी। डर से मेरी आवाज हलक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं बस बुरी तरह से झटपटाए जा रहा था। तभी मेरा दोस्त सागर मेरे कुछ और दोस्तों के साथ वहां आ गया और उस डायन को देखकर उन सबके भी रोंगटे खड़े हो गए और वो सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और उनके शोर मचाते ही वो डायन गायब हो गई। डायन के जाते ही वो सब मुझे घर के अंदर ले आए। जब मैं थोड़ा दुरुस्त हुआ तो मैंने उन सबको पूरी बात बताई। सारी बातें सुनकर वो सब भी काफी डर गए और फिर मैंने भी मेरे दोस्तों को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद फिर वो डायन मुझे कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अनिल तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब मेरे फूफा जी के साथ हुआ था। दरअसल एक रात मैं और फूफा बाइक पर कहीं जा रहे थे। हम शहर से दूर छोटे ग्रामीण इलाके में थे, तो रात के वक्त रास्ता बिल्कुल खाली था। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और फूफा मेरे पीछे बैठे थे। रास्ते पर एक जगह उन्होंने बाइक रोकने को बोला, तो मैंने बाइक रोक दी। फूफा जी ने कहा कि मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप जाओ, मैं यहीं बाइक के पास खड़ा हूँ। फिर फूफा टॉयलेट करने चले गए और मैं बाइक के पास खड़ा अपना फ़ोन चलाने लगा। लेकिन 5 से 10 मिनट बीत गए। फूफा टॉयलेट करके वापस नहीं आए। तो मैंने फूफा को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया और इधर उधर अपने फूफा को ढूंढने लगा। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिले। मैं परेशान होकर वापस अपनी बाइक के पास आ गया। तभी मुझे ध्यान आया कि मुझे फूफा को फ़ोन करके पता करना चाहिए कि वो कहाँ है। तो मैंने तुरंत उन्हें फ़ोन लगाया। जैसे ही मैंने उन्हें फ़ोन किया तो बेल जाने लगी और उनके फ़ोन की आवाज़ मुझे रास्ते के किनारे जंगल से सुनाई दी। तो मैं उसी आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। साथ ही मैं परेशान भी था कि फूफा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। कुछ देर में ही मैं जंगल के अंदर पहुंच गया। अब फ़ोन के बजने की आवाज़ और भी साफ सुनाई दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि फूफा जी कहीं आसपास ही हैं। मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे किसी के कोई चीज़ चबा चबा कर खाने की आवाज़ सुनाई दी। सच में वो आवाज़ काफ़ी अजीब थी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया, जिससे थोड़ी दूर पर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वहां जमीन पर मेरे फूफा की लाश पड़ी थी और उनकी लाश को एक भालू जैसा दिखने वाला लंबा सा जीव चबा चबा कर खा रहा था। वो क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता, मगर वो बहुत ही भयानक था। अंधेरे में भी उसकी आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। मेरे देखने से पहले ही वो मेरे फूफा की आधी से ज़्यादा लाश को खा चुका था और फिर मेरे देखते ही देखते वो फूफा की पूरी लाश को खा गया। अगर वो कोई जानवर होता तो मेरे फूफा की लाश का सिर्फ मांस खाता, लेकिन वो क्रिएचर तो उनकी हड्डियों तक चबा गया था। वो सब देखकर डर से मैं पसीने से लथपथ हो गया था। मैं वहीं पेड़ के पीछे छिपकर उस क्रिएचर के जाने का वेट करने लगा, लेकिन शायद उसे पता चल गया था कि मैं वहां मौजूद था। वो मुझे ढूंढता हुआ धीरे धीरे लगभग पेड़ के पास ही आ चुका था कि तभी फूफा के फोन पर कोई कॉल आया। फोन बजते ही उसका ध्यान फोन पर चला गया
और वो तेजी से उधर ही भाग गया। उसके जाते ही मैं किसी तरह भागकर जंगल से बाहर निकल आया और तुरंत बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। जंगल से दूर आकर मैंने घर पर फोन करके सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर घर पर मातम पसर गया। हमारे पास फूफा की लाश तक नहीं थी कि हम उनका सही से अंतिम संस्कार कर पाते। फिर अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस इलाके के ग्रामीण लोगों से पता चला कि उस जंगल में शैतान रहता है, जो कि रात में उस जंगल के आसपास मौजूद लोगों का शिकार करता है और उन्हें कच्चा ही चबा जाता है। फूफा की मौत ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। आज भी जब मैं रात में सोता हूं तो सपने में मुझे उस शैतान का भयानक चेहरा दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे फूफा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम तरुण कुमार दत्ता है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। यह बात करीब 4 साल पहले की है। तब मैं महाराष्ट्र में जॉब करता था। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने बताया कि उसका महाराष्ट्र में एक जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू देकर कुछ दिन मेरे साथ रहना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और मैंने उससे कहा कि हाँ, आ जा तू। मैं भी यहाँ खुद को काफ़ी अकेला फील करता हूँ। तू कुछ दिन साथ रहेगा तो मेरा भी मूड अच्छा हो जाएगा। फिर फ़ोन पर बात करने के बाद मैं ऑफिस चला गया। अगले दिन मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि आज उसका इंटरव्यू है और वो महाराष्ट्र में है। इंटरव्यू देकर वो मेरे घर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, तो आज मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लूँगा। फिर जब मैं ऑफिस में था तो मुझे उसका कॉल आया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच गया हूं। तो मैंने उससे कहा कि तू घर के बाहर बैठ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूं। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दोस्त बाहर ही खड़ा था। मैं उसे घर के अंदर ले गया और फिर मैंने उसे नाश्ता करवाया। हम दोनों बैठकर इधर उधर की बातों में ही लगे थे कि तभी मेरे दोस्त के फ़ोन पर कोई कॉल आया। उसने फ़ोन पर बात की तो बात करते हुए वो काफ़ी खुश लग रहा था। जब उसने फ़ोन रखा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, बहुत खुश लग रहा है? तो उसने बताया कि यार, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है। उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तूने इंटरव्यू ही इतना अच्छे से दिया होगा तो तेरा सिलेक्शन तो होना ही था। फिर हम दोनों ने इसी खुशी में रात को पार्टी रखी। हम दोनों शाम को ही मार्केट से चिकन और दारू वगैरह लेने चले गए। सारा सामान लेकर हम दोनों वापस घर लौट रहे थे। आते हुए रास्ते पर एक जगह काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जब हम दोनों भीड़ में से निकलकर आगे पहुंचे तो पता चला कि एक औरत का बस के नीचे आ जाने से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। उस औरत की लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में रास्ते में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसे देखकर हम दोनों का मूड खराब हो गया। तभी मेरे दोस्त आकाश ने कहा कि भाई चल यहाँ से, ये सब देखकर मुझे वॉमिटिंग हो रही है। फिर मैं और आकाश वहाँ से घर आ गए, लेकिन घर आकर भी वो एक्सीडेंट और उस औरत की विभत्स लाश हमारे दिमाग से हट नहीं रही थी। तो हमारा पार्टी का मूड नहीं बन पा रहा था। इसीलिए चिकन और दारू घर पर रखकर मैं और आकाश छत पर चले गए। छत पर जाकर हमने काफ़ी देर बातें की। बातों बातों में ही कब रात के 12 बज गए हमें पता भी नहीं चला। फिर हम दोनों वापस सीढ़ियों से होते हुए घर में आए तो आकाश चिकन और दारू लेने के लिए हॉल में चला गया और मैं बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। लेकिन तभी मुझे आकाश की चीख सुनाई दी
तो मैं भागता हुआ हॉल में पहुंचा तो मैंने देखा आकाश डरा सहमा दीवार से चिपक कर खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तू इतनी जोर से क्यों चीखा? तो उसने मुझे सामने देखने का इशारा किया। मैंने उधर देखा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि टेबल पर रखे चिकन और दारू के पास वही औरत बैठी थी जिसकी रास्ते में एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो औरत दारू पीते हुए चिकन को जानवरों की तरह खा रही थी। हम दोनों बस उसे देखते ही रह गए। तभी उसने अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया तो हमारी चीख निकल गई। दरअसल उसका चेहरा रास्ते पर पड़ी उस लाश से भी ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और आंखें गड्ढों में ही धसी हुई थी और चिकन उसके मुंह पर हर तरफ लगा हुआ था। वो औरत हमें देख अजीब तरह से मुस्कुराई और हमारे पलक झपकते ही वो औरत पास की दीवार में समा गई। वो देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए और तुरंत घर से बाहर भाग गए। वो पूरी रात हम दोनों घर से बाहर ही रहे और सुबह होते ही आकाश वापस चला गया। उसके जाने के बाद अब अकेले मेरे उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने जानने वाले एक पंडित जी को सारी बात बताई और उन्हें साथ लेकर उस घर में वापस गया। घर के अंदर पहुंचकर पंडित जी ने घर के हर कमरे में जाकर देखा और फिर कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। कल शाम जब तुम लोग मार्केट से चिकन और दारू लेकर आ रहे थे तभी रास्ते में जहां पर उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था, मौत के बाद उसकी प्रेत आत्मा वहीं पर भटक रही थी और तुम्हारे पास चिकन और दारू देखकर तभी से वो तुम दोनों के पीछे लग गई थी और तुम्हारा पीछा करके वो तुम्हारे घर आ गई थी। वो चिकन और दारू के लिए ही यहाँ आई थी और अगर उसे चिकन और दारू नहीं मिलता तो वो जरूर तुम दोनों को नुकसान पहुंचाते, लेकिन दारू और चिकन खाकर वो चली गई है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित की बात सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं वापस उस घर पर रहने लगा और फिर वो औरत मुझे कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त आकाश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक दिन मैं लखनऊ से ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रहा था। रात के लगभग 1 बजे थे। तभी मेरी नींद खुल गई और मुझे पेशाब करने जाना पड़ा। मैं पेशाब करके वापस आया और खिड़की के पास बैठ गया। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ गई और थोड़ी देर में ट्रेन रुक गई। ट्रेन जंगल के बीच में रुकी थी और बाहर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा ही था कि तभी मुझे लगा कि कोई खिड़की के बाहर मुझसे बस थोड़ी ही दूरी में खड़ा है, लेकिन अंधेरा काफी होने के कारण मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। केवल वो जो कोई भी था उसकी चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थी। तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया और धीरे धीरे चलने लगी। ट्रेन अब काफी तेज हो चुकी थी, लेकिन वो लाल आंखें अभी भी मेरी खिड़की के सामने ही चमक रही थी। खैर, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बर्थ पर लेट गया और मेरी आंख लग गई। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा एक आदमी मेरे पास ही खड़ा था और उसके ऊपर से काफी बदबू आ रही थी। तभी मेरी नजर उस आदमी के सर पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उसका सर भेड़िए का था और उसके सर पर भालू के जैसे लंबे लंबे बाल थे और उसकी आंखें किसी जलते हुए कोयले की तरह बिल्कुल लाल थी। वो सब देखकर मैं डर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन डर के मारे मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं बस जोरों से कपकपाए जा रहा था और बुरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुका था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है। तभी उस आदमखोर भेड़िए ने अपने बड़े और नुकीले दांत मेरे पैर पर दसा दिए, जिस वजह से मेरी मरणतौल चीख निकल गई। मेरी चीखें सुनकर बोगी में सो रहे बाकी लोग भी जाग गए और उन लोगों के जागते ही वो आदमखोर भेड़िया पलक झपकते ही गायब हो गया। वो देखकर मेरी जान में जान आई। तभी बोगी के बाकी पैसेंजर्स ने पूछा कि मैं क्यों चीखा, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर वो लोग भी सकते में आ गए। उस भेड़िए ने मेरे पैर पर बड़ा सा घाव कर दिया था, तो उस वक्त के लिए मैंने अपने पैर पर रुमाल निकालकर बांध लिया और फिर पूरी रात मैं और बाकी पैसेंजर्स जागते ही रहे। और फिर सुबह होने तक ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही मैं जल्दी से बाहर निकला और हॉस्पिटल जाकर अपने पैर पर मरहम पट्टी करवाई। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना शेयर करना चाहता हूं। बचपन से ही मुझे जंगलों से खासा लगाव रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक नशे के जैसा होता है। मुझे लोगों के बीच में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ भी नहीं। आपको लग रहा होगा कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसी जगहों पर रहना बहुत पसंद है जहाँ कोई आता जाता ना हो। इसीलिए मैंने जंगलों से घिरे एक पहाड़ी इलाके में एक घर खरीद लिया। उस घर पर जब मैं रहने के लिए गया तो वहाँ सब कुछ सही था, लेकिन एक बात थी जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगी कि इतने अच्छे और बेहतरीन घर को उस घर के ओनर ने मुझे बहुत ही सस्ते में बेच दिया था। लेकिन मेरे लिए तो अच्छा ही था। खैर, उस घर को देखने के बाद मैं वापस अपने शहर लौट गया। दरअसल शहर में हमारा एक खुद का बिजनेस है जिसे मैं और मेरे पापा संभालते हैं। उन दिनों बिजनेस में काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था, इसीलिए मुझे वापस शहर लौटना पड़ा। वैसे मैं हमेशा के लिए तो उन जंगलों के बीच नहीं रह सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नशे के जैसा होता है, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि साल में 2-3 बार मैं उस घर पर रहने के लिए ज़रूर जाऊंगा। फिर 3 महीने बाद हमारे बिजनेस में काम का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, तो पापा से बोलकर मैं कुछ दिनों के लिए उस जंगल में मौजूद घर पर रहने के लिए निकल गया। उस घर पर पहुंचने के बाद मैं काफ़ी थका हुआ था, तो बिना कपड़े चेंज किए ही मैं बेड पर सोने के लिए लेट गया। शाम तकरीबन 5 बजे मेरी आँख खुली, तो जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए और नाश्ता करने के बाद मैंने अपना कैमरा बैग से निकाला और घर की छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचकर जब मैंने चारों तरफ घिरे जंगल को देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैं कैमरा में जंगल की खूबसूरती को कैद करने लगा। अभी मैंने 1-2 तस्वीरें खींची ही थी कि तभी मेरी नज़र एक बड़े से पेड़ पर पड़ी और तब मैंने जो देखा वो देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और अगले ही पल मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ सा जाम हो गया। मैंने देखा कि मेरे घर से लगकर कुछ ही कदम की दूरी पर मौजूद उस बड़े से पेड़ के ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर बैठा था, जो दिखने में तो इंसानों जैसा था,
मगर उसका सर भेड़िए का था और उसकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी नीले बल्ब की तरह। देखने से वो कम से कम 8-9 फीट लंबा लग रहा था। वो एक वेयरवॉल्फ था, लेकिन शायद उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी और मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं था वहां से भाग जाने का। तो पूरी जान लगाकर मैं घर के अंदर भागा और छत के दरवाजे को मैंने अंदर से बंद कर लिया। घर के अंदर आने के साथ ही मैंने अपने कमरे से कार की चाबी उठाई और मेन गेट की तरफ भागा। मैं जल्द से जल्द उस जगह से दूर निकल जाना चाहता था। अभी मैं मेन गेट तक पहुंचा ही था कि तभी घर के मेन गेट को किसी ने जोर का धक्का मारा। वो देखकर मैं एकदम से रुक गया और जब हिम्मत करके मैं दरवाजे के पास पहुंचा और जब मैंने आई होल से बाहर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि बाहर वही मानव भेड़िया खड़ा था। उसकी दिल दहला देने वाली गुर्राहट सुनकर मेरे पसीने छूट गए और तभी वो मानव भेड़िया इंसानों की आवाज में बोला कि बेटा दरवाजा खोलो। वो हूबहू मेरे पापा की आवाज निकाल रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था कि तभी एक बार फिर उसने दरवाजे को जोर का धक्का मारा और गुस्से से भारी आवाज में बोला कि दरवाजा खोल दे, मैं बहुत भूखा हूं और तेरा मांस खाऊंगा। तू अब मुझसे बच नहीं सकता। इतना बोलने के साथ ही वो जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगा। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा पूरा शरीर कपकपाए जा रहा था। मैं जोर जोर से रोने बिलखने लगा और तभी फोन निकालकर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। खुशकिस्मती से उस वक्त मेरे फोन पर नेटवर्क आ रहा था। कॉल रिसीव होते ही मैंने पुलिस को सारी बात बताई और उस पुलिस ऑफिसर के पूछने पर मैंने उसे अपनी लोकेशन भी बताई। फिर उस पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि फौरन किसी ऐसी जगह पर छिप जाओ जहां पर वो क्रिएचर तुम्हें ढूंढ ना सके। साथ ही उस पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जितना भी परफ्यूम हो सारा अपने ऊपर डाल लो ताकि वो क्रिएचर तुम्हारे खून की गंध लेकर तुम्हें पकड़ ना सके। जैसा जैसा उस ऑफिसर ने बताया मैंने ठीक वैसा ही किया और एक बड़े से बक्से को खोलकर मैं उसके अंदर छिप गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर में घर में एक धड़ाम की आवाज हुई। शायद अब क्रिएचर दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आ चुका था। उसकी भारी सांसें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो मानव भेड़िया मुझे घर पर हर तरफ ढूंढने लगा। मैं बक्से के अंदर छिपा सामानों के बिखरने की आवाज़ों को साफ साफ सुन पा रहा था, लेकिन फिर जब मैं उसे कहीं नहीं मिला तो उसने एक जोर की आवाज़ लगाई। वो आवाज़ ठीक किसी भेड़िए के जैसी थी, लेकिन किसी भेड़िए की आवाज़ से कहीं ज़्यादा तेज और खौफनाक थी। उसकी वो खौफनाक आवाज़ सुनकर मेरी जान हलक में अटक गई और मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ सा ठंडा पड़ गया कि तभी मुझे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। खुशकिस्मती से पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और पुलिस के आते ही वो मानव भेड़िया जोर जोर से गुर्राते हुए वहाँ से चला गया। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और हवा में 2-3 बार फायर भी किया ताकि गोलियों की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर वहाँ से दूर भाग जाए। और फिर कई सारे पुलिस वाले घर के अंदर आ गए और पुलिस आने पर मैं भी बाहर आ गया और उस ऑफिसर को शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने मुझे सही सलामत मेरे घर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ घटी
इस घटना को झूठा बताकर मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों को यकीन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान तब तक ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता जब तक कि उसका खुद ऐसी चीज़ों से सामना नहीं होता। पुलिस ने अपनी आंखों से उस क्रिएचर को तो नहीं देखा, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को कहीं ना कहीं मेरी बातों पर यकीन था, या शायद उसका भी कभी ऐसी चीज़ों से सामना हुआ हो, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।